अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं हिना नियाजी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपका और हमारा साथ रहेगा 2 घंटे और उसके लिए हम आपके और हमारा ये साथ अब 2 दिन बाद हुआ है वैसे, है ना, हम लोग वैसे वीकेंड के बाद आ रहे हैं। के बाद आए हैं तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब वीकेंड के बाद आते हैं, एक तो स्कूल ऑफ थॉट ये है ना कि जी मंडे ब्लूज होते हैं, फिर होते हैं आई बिलीव कभी कभी, लेकिन एनर्जी लेवल मैं ये समझती हूँ कि आपका बहुत रेस्टोर हो चुका होता है और आप बहुत अच्छे तरीके से एनर्जी लेवल उनका रिस्टोर हो चुका होता है जिनका वीकेंड हिना की तरह घूमते फिरते एंजॉय करते गुजरता है। कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जिनके पूरे हफ्ते के काम जो है वो वीकेंड के लिए पेंडिंग होते हैं और सारे जो मामलात होते हैं वो वीकेंड पे देखना पड़ते हैं। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद ये करते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, उनका वीकेंड बड़ा खुशगवार, बड़ा बेहतरीन गुजरा होगा और आप लोगों ने तो सही सैर सपाटे किए होंगे और मूवीज शूवीज देखी होंगी, खाबे शाबे उड़ाए वैसे होंगे। आपकी क्या मसरूफियात थी? वी वुड रियली लाइक टू नो कि आप बिजी क्या काम निजी मसरूफियात थी काफी। अच्छा काम शाम घर के होते हैं, कई काम होते हैं तो फिर जो आपको पता है, वीकेंड के लिए पेंडिंग होते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं ना, तो वो फिर उस पे कई मेल मुलाकातें ऐसी होती हैं जो वीकेंड पे बड़ा घूमते फिरते आप भी नहीं रहे जी, हैं, मैं हमारी भी बिल्कुल, रिपोर्टें मैं- हमें भी कुछ आई। 12 जी नए हफ्ते का आगाज हुआ है और आगाज बड़ा ही खूबसूरत हुआ है। सुबह सवेरे बारिश हुई, अल्लाह की रहमत से नए हफ्ते का आगाज हुआ है, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाला हफ्ता ऐसे ही खुशगवार रहेगा और बड़ा ही खूबसूरत मौसम भी हमें आइंदा आने वाले हफ्ते में देखने को मिले, अल्लाह करे। तो जी हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी बात से करते हैं और अजीम मुसलमान साइंसदान जाबिर बिन हयान की एक बड़ी ही खूबसूरत बात है कि वो ईमान जिसकी बुनियाद इल्म पर हो वो बेहतरीन ईमान है। तो ये बड़ी ही खूबसूरत बात है जाबिर बिन हयान की जानिब से की गई है और हिना अब मेरे ख्याल से बिलीव भी यही होना चाहिए। बिल्कुल। एक होती है जी अंधा बिलीव किसी चीज पर कर लेना, बिल्कुल किसी चीज को फॉलो कर लेना, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत बात है कि अगर आप किसी भी चीज पर यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं, तो उसके बारे में इल्म होना, नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम अक्सर चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं लेकिन हमें उनका क्रक्स नहीं समझ आती। जब तक आपको क्रक्स नहीं समझ आएगी, जब तक आपका ईमान मजबूत नहीं होगा, आपको उस चीज़ के बारे में इल्म नहीं होगा, मुझे लगता है कि ईमान मजबूत ही तभी होता है जब आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, जब आपको उस चीज़ के बारे में इल्म हो। तो हमें ज़रूर इल्म हासिल करना चाहिए, एक चीज़ उसके बारे में हमें जो है वो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और अब हम थोड़ी सी, मैं कहती हूँ, अपने नाज़रीन को हिस्ट्री भी बता देते हैं जाबिर बिन हयान की। बिल्कुल जी, अरब की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। एक बहुत ही अजीम मुसलमान साइंसदान और मैथमेटिक्स में भी ही वाज वेरी गुड, रियाजीदान भी इनको कहा जा सकता है, हकीम, फलसफी, माहिर नफ्सियात और माहिर फल्कियात भी थे। और अगर बात की जाए इनके, जाफर सादिक के शागिर्दों में से थे और आपके इल्म ने फिजिक्स और दीगर कई इल्म की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा किया और कई अहम इजादात आपके इल्म की बुनियाद पर हुई हैं। आपकी इल्मी मेरास पर यूरोप ने जदीद इजादात की। अरबी के अलावा यूनानी जुबान भी अच्छी तरह जानते थे जाबिर बिन हयान और उन्होंने अपनी किताबों में फौलाद बनाने, चमड़ा रंगने, धातों को साफ करने, मोम जामा बनाने, लोहे को जंग से बचाने, उस पर वार्निश करने, फिर बालों का खजाब तैयार करने, ये सबसे बेहतरीन इजाद है भाई। ये इस चीज के लिए मैं सुबह भी सोच रही थी, जरूरी नहीं है कि आप बूढ़े हो तो आप बालों में हेयर डाई लगाएं। मुझे लगता है कि जैसा मैंने अपने बालों को हेयर डाई किया हुआ है तो बड़ी अच्छी इजाद है। मतलब बहुत सारी और भी इन्होंने इजादात की लेकिन ये वाली जो है ना मेरी फेवरेट है। वो अलग बात है कि हम लोग अभी तक चांद पर नहीं पहुंचे, कोशिशें जारी हैं चांद पर पहुंचने की, लेकिन हमारे जो अजीम मुसलमान साइंसदान हैं वो भी किसी से कम नहीं। देखें कैसी कैसी इजादात और अपने दौर की ऐसी इजादात के वाकई वर्त हैरत में डाल दें तमाम लोगों को। तो बड़ी ही कामयाबी के साथ ये सफ़र इन्होंने तय किया। 95 साल की उम्र तक माशाल्लाह इन्होंने अपनी जो खिदमत है वो सर अंजाम दी हैं। तो जाबिर बिन हयान की जो बड़ी इजाद है उसमें डिस्टिलिंग अपरेटस, वो बहुत ही एक डिफरेंट किस्म की इजाद थी जिससे अर्क निकालने का और जौहर तैयार करने का काम लिया जाता था। और इनके जो कारनामे हैं वो इस्लामी दौर के सुनहरे कारनामे भी जी बिल्कुल। और 817 में ये 95 साल की उम्र में इन्होंने इंतकाल किया। तो जाबिर बिन हयान की बात से हमने अपने इस दिन का आगाज़ किया। तो बात वही है कि अन योर बिलीव्स, आपको अंधा एतमाद कई दफ़ा महंगा पड़ सकता है। तो इल्म हासिल करना, वैसे भी हमारे दीन में भी ये कहा गया है कि इल्म हासिल करें। तो इल्म हासिल करने के बाद आप जो ईमान अपना अन करते हैं, जो मजबूत करते हैं, वो फिर उसकी बुनियाद ऐसी मजबूत होती है कि उस इमारत को फिर कोई हिला नहीं सकता है। वैसे हम ना अगर ब्रॉडर में इसी बात को देखें जो जाबिर बिन हयान ने की,
और अगर हम इसे मजहबी पढ़ाई में बिलखसूस देखें तो हमारे साथ ये होता है कि जी मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जिस मुआशरे में, जिस सोसाइटी में या जिस तरह के घराने में पैदा होते हैं जी तो हमें वो चीज़ें विरासत में मिलती हैं, एब्सोल्युटली विरासत में मिलती हैं। अच्छा, उसकी भी एक खूबसूरती है, लेकिन उससे भी खूबसूरत बात ये होती है कि जब आपके जो बिलीव्स हैं उनके बारे में जब आप तहकीक करना शुरू करते हैं, रिसर्च करते हैं, जब आप इंक्विजिटिव होते हैं, जब आप सवालात करते हैं, जब आप उनके बारे में इल्म हासिल करते हैं, तो वो आपके नॉलेज को बहुत इम्प्रूव करता है, आपके नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसलिए हमें हमेशा स्ट्रगल करना चाहिए। कहते हैं वैसे अजीम एक और भी चीज़ सुनने में बहुत आती है कि जो बच्चे बहुत इंक्विजिटिव होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए जब आपको भी किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं होता, अक्सर लोग जो है वो ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं, विच इज़ नॉट गुड। आई थिंक रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट एनीथिंग इन लाइफ। आपको कुछ किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं है, आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, प्लीज क्वेश्चन जरूर किया करें, पूछा जरूर करें। और ये जो इंक्विजिशन है ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और अब हम प्रोग्राम अपना आगे बढ़ाते हैं और जिक्र करते हैं एक और अहम शख्सियत, सिपाही मकबूल हुसैन, जिनकी 5वीं बरसी आज बनाई जा रही है। इनके बारे में अगर आपको थोड़ा बताएं तो इन्होंने 1965 से 2005 तक भारतीय कैद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर ये बताया कि वतन से वफा क्या होती है और धरती से मोहब्बत का मतलब क्या होता है। दुश्मन की सरजमीन पर 40 साल तक मुसलसल जुल्म और तशद्दुद के बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले पाकिस्तान के बहादुर और साबित कदम सिपाही मकबूल हुसैन की अजमत को सलाम। अगरचे दुश्मन ने उनकी जुबान तक काट दी, मगर अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनसे एक राज भी ना उगलवा सके। वो 1965 से लेकर 2005 तक एक पिंजरानुमा तंग और तारीख कोठड़ी में कैद रहे। वो कटी जुबान से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो नहीं लगा सकते थे, लेकिन अपने जिस्म पर लिबास के नाम पर मौजूद चेथड़ों की मदद से दीवार पर अपने खून से पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते रहे। 1965 में कश्मीर के महाज पर बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन की गोलियों से जख्मी हो गए, जिन्हें भारतीय फौज ने कैदी बना लिया। लेकिन उनको जंगी कैदी का दर्जा ना मिला और ना ही पाकिस्तान को उनके बारे में कोई इत्तला दी गई। 20 अगस्त 1965 को पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको मिसिंग इन एक्शन करार दे दिया। लातादाद सौबतें बर्दाश्त करने वाले इस जवां हिम्मत सिपाही को 2005 में माहीगीरों के साथ रिहाई मिली, तो उसे आजाद कश्मीर रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले फौजी नंबर 3,35,139 के सिवा कुछ याद न था। 23 मार्च 2005 को सिपाही मकबूल हुसैन को सितारा जुर्रत अता किया गया। वो 28 अगस्त 2018 को अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। हमारी टीम और हम सब लोग सिपाही मकबूल हुसैन को आज खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और अजीम आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था जी कि बड़ी ही दिलेरी और शुजाअत का ये मुजाहरा है जो सिपाही मकबूल हुसैन की जानिब से किया गया। और कहा यह गया कि इनको मिसिंग पर्सन करार दिया गया और उस दौरान जो इन्होंने कैद काटी और उस कैद के दौरान कटी जुबान के साथ बोल भी नहीं सकते थे और खून से वो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखते थे दीवार पे। तो जी जवानों में ऐसा ऐसा जज्बा मौजूद है और हम वक्त तैयार हैं वतन के लिए कुर्बानी देने के लिए। और ऐसे कई जवान हैं, कई ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं हमारी धरती माँ के जिनके बारे में शायद नहीं पता, लेकिन हमारी दुआएं हैं कि यकीनन उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो रंग लाती हैं। और हम ये दुआ करते हैं कि हमारे वो तमाम जवान जो सरहदों पर मौजूद है हम वक्त तैयार हैं मादर वतन की हिफाजत के लिए। अल्लाह ताला उनकी जो ज़िंदगी है उसमें इजाफा करे, उनकी शुजाअत में इजाफा करे। बिल्कुल। और हम उन्हीं की बदौलत ही अपने घरों में सुकून की नींद रात को सोते हैं, तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी और अब बात करते हैं मुल्की सूरत हाल की। मुल्की सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर रही है? बिजली के क़यामत खेज बिलों का जो मामला है वो कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक जाएगा, इस पर भी बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल डिबेट चल रही है। और महंगाई की अगर बात करें तो भाई उसको ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लग रही और महंगाई बढ़ती जा रही है। और अगर मईशत की बात करें तो अदादो शुमार कैसे बदलेंगे? खेलों के मैदान से अलबत्ता कुछ अच्छी खबरें हैं। और इसके अलावा आलमी मंजरनामे में क्या तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं, तो इस पर पहले एक नजर डालते हैं। बिजली के क़यामत खेज बिल देखकर अवाम का मीटर आउट, सब्र का फ्यूज उड़ गया। कराची से खैबर तक शहर शहर एहतजाज, बिल जलाने और अदा ना करने की तहरीक जोर पकड़ने लगी। अवाम को फौरी रिलीफ ना मिला, लॉलीपॉप मिल गया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास बेनतीजा खत्म। बिजली कंपनियों के मुलाजमीन को सालाना 13 अरब रुपए की मुफ्त बिजली देने का इंकशाफ।
महंगाई के निश्तर चलाने वाली सियासी जमातें अवाम की खैर खा बन गईं। पीपल्स पार्टी, MQM, ANP समेत मुतादिद जमातों का बिजली के बिलों पर एहतजाज का ऐलान। भारतीय आबी जारहियत से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, 1000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। क्रिकेट के मैदान में कौमी परचम बुलंद, ग्रीन शर्ट्स की अगले मोर्चे के लिए तैयारियां शुरू। एशिया कप के लिए नेपाल की टीम के मुल्तान में डेरे, 30 अगस्त को मुल्तान का मैदान सजेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर के सोशल मीडिया पर चर्चे। जेन मेरेट की पाकिस्तानी विमेन टीम के साथ कज़ाफी स्टेडियम में क्रिकेट खेलने की वीडियो वायरल हो गई। तो ये है जी आज की टॉप स्टोरीज और बड़ी खबर। बिजली की हलाकत खेज बिलों के खिलाफ जो मुल्क की एहतजाज है वो जारी है। अवामी गमो गुस्सा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अवाम और ताजर बरादरी सरापा एहतजाज हैं। पिछले 4 दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं ना, और अब भी देख रहे हैं कि अब तो एक तरह से वो जैसे सिविल नाफरमानी वाली मूवमेंट होती है ना, उस तरह के जो इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं जी कि हम तो बिल ही नहीं देंगे। और एक दिहाड़ीदार तबका, एक मजदूर तबका जिनकी तनख्वाह 20-25 हज़ार है और इतना ही उन्हें बिल आ रहा है, तो वो बिल दें या अपने रोजाना के जो खर्चे हैं वो चलाएं। और फिर दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जी जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से एक मीटिंग कॉल की गई, हंगामा खेज इजलास उन्होंने तलब किया वज़ीर आज़म हाउस में, और उसमें अगेन कोई खातिर खा जो फैसला है वो तो नहीं हो सका। बगैर किसी नतीजे के वो इजलास ख़त्म हुआ। फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ मौजूद थी, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, इसके अलावा जो दीगर अहम मुतल्लिका शख्सियात हैं उस इजलास में मौजूद रहीं। अलबत्ता एक जो इंदिया उनकी जानिब से दिया गया कि एक स्ट्रैटेजी बनाई गई, और वो ये कि जी जो ग्रेड 17 और इससे ऊपर के जो अफसरान हैं, सरकारी अफसरान जिन्हें बिजली के यूनिट फ्री दिए जाते हैं, तो उस पर अब गौर किया जाएगा कि क्या करना है। और यहाँ तक कि इंटरिम PM ने खुद भी कहा कि अगर वज़ीर आज़म हाउस का AC भी ऑफ करना पड़ता है तो वो भी ऑफ कर दें, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन बात वही है जी कि लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। इन चीज़ों से अवाम को रिलीफ तो नहीं मिल सकता। बिल्कुल। तो इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं जी। हमारे साथ माहिर मईशत मीर मोहम्मद अली खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सुनो पाकिस्तान। सर कहिएगा, अगर हम बिल्स की बात करें और स्पेसिफिकली अगर अगस्त के महीने की बात करें, तो बिल्स देखकर अवाम की लिटरली चीखें निकल गई हैं। अवाम पूछना ये चाहते हैं कि ये जो फी यूनिट बढ़ा दिया गया और 52 रुपए कर दिया गया, इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान ने सालों पहले जो मुआहदे किए थे जिनसे हम बिजली खरीदते हैं, वो 2 चीज़ों पे मुनहसर थे। एक तो ये कि वो डॉलर बेस्ड सारे मुआहदे थे, और दूसरे जो बिजली बनाते हैं वो फर्नेस ऑयल से बनाते हैं जी। उसके बाद 2 चीज़ें हुई हैं। पिछले 16-17 महीने में हमारा जो करेंसी है तकरीबन 110% डिवैल्यूएट हुई है, और जिसकी वजह से हमारे कैपेसिटी पेमेंट, दूसरी पेमेंट डॉलर ही में उनको जाती हैं जिनसे हम बिजली खरीदते हैं। दूसरी चीज़ जो लोग ज़्यादातर देखते नहीं हैं, देखिए 1958 फरवरी 1958 में वापडा बनी थी, और सन 2000 तक वापडा के एम्प्लॉयज़ बिजली के बिल भी भेजते थे, मीटर भी सही करते थे, कलेक्ट भी करते थे, और सारा मामला सही चल रहा था। 2000 के बाद डिस्कोज बनाई गई, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बनी तो उसके उन्होंने अपना मार्जिन भी रखना शुरू कर दिया बीच में, क्योंकि उनके भी अखराजात थे, तो उसकी वजह से और प्राइसेस बढ़ी हैं। और प्लस लाइन लॉसेस हैं हमारे पास। 699 बिलियन रुपीस की हम सब्सिडीज देते हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर। 699 बिलियन रुपीस की सब्सिडीज देते हैं हम 189,000 एम्प्लॉयज को जो गवर्नमेंट के हैं। तो इस बेरारवी से कोई चीज सही कैसे हो सकती है? हम मतलब आज हम क्या करेंगे? वापडा के एम्प्लॉयज की बिजली खत्म कर देंगे, वो 5 बिलियन रुपीस है सिर्फ। ये फिर विंडो ड्रेसिंग हो जाएगी, लोग खुश हो जाएंगे, वाह वाह करेंगे, मगर अगले 6 महीने के बाद मरीज को वही कैंसर होगा जो पिछले 25 साल से हुआ हुआ है जी। तो ये एक अजीब सा मजाक बना हुआ है हमारे निज़ाम के साथ। हमने आज तक कभी कोई रिफॉर्म्स करने की कोशिश नहीं की। कैंसर का इलाज हम
पैनाडोल से करते हैं। मीर और जब मोहम्मद फिर साहब, आप क्या कहते हैं फाका नहीं हो- कि जो बुनियादी हल है वो आईपीपीज के साथ जो मुआहदे किए गए उन पर नजरसानी करना है, फिर मामला ठीक होते दिखाई देंगे? एब्सोल्युटली भाई, हमारा मुल्क है, हमारी आवाम है, तो आप उनके साथ बैठे और रिवाइज करें। आप जब देखिए, ये एक पूरा इंटरट्वाइंड माफिया है जो हर एक के एक दूसरे के अंदर गुत्थम गुत्था है। जब तक आप आवाम को इन मुआहदों के ऊपर नहीं समझेंगे, आवाम की तकलीफ को मुआहदों से ऊपर नहीं समझेंगे, आप आईपीपी के साथ बैठकर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। आपको इस नजरिए से जाना है कि मैंने हल आवाम के लिए निकालना है। 24 करोड़ आवाम जो है वो किसी कंपनी से ज्यादा है, वो मीर मोहम्मद पाकिस्तान साहब, से भी ज्यादा है। आप सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि जब ये मुआहदे हो रहे थे तो क्या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उस वक्त लीडर्स की इतनी नहीं थी कि आने वाले दौर में क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि जब भी इस तरह के मुआहदे किए जाते हैं 10, 15, 20 साल, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अरसा ज़हन में रखकर यकीनन ये मुआहदे किए जाते होंगे। देखिए, मैं इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के ऊपर तो मैं कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा उनकी, मगर इंटेंशन पे कर सकता हूं और शायद करप्शन पे भी कर सकता हूं। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आप भी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आपको पता है 4 जगह से आप कोट लेके ये कहते हैं ये वाला सूट इतने का है, अच्छा है। तो हमारे सियासतदानों को एक आदत है कि छोटे से छोटे काम को वो रॉकेट साइंस बनाकर पेश करते हैं, जिसकी वजह से आवाम कहती है वाह वाह वाह, क्या काम किया है आपने हमारे लिए। अब एक सिंपल सी कॉमन नॉलेज है यार, इतने रुपए पर यूनिट बिजली पूरी दुनिया में बिकती है, इस रीजन में इतनी बिकती है, हमारे जैसे ममालिक में इतनी बिकती है, तो उससे 5, 6, 7% ऊपर नीचे हो सकता है जी। आप डॉलर के अंदर कैसे गारंटी कर सकते हैं पेमेंट, कैपेसिटी पेमेंट के मतलब मैं ये कह रहा हूं रेस्टोरेंट को कि आप रोज मेरी टेबल के ऊपर 10,000 रुपए का खाना लगा के रख दीजिए, मेरी मर्जी में महीने में 2 दफा आऊं या 3 दफा आऊं, मगर मैं आपको पूरे महीने के बिल दूंगा 10,000 रुपए के लिहाज से। वो है कैपेसिटी पेमेंट। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो इंटेलेक्ट की बात ही नहीं है। अच्छा मीर साहब, एक तो बिलों में बिजली की कीमत है, दूसरा अगर बात की जाए तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और इसके साथ 50 से 60% तकरीबन कोई जो है ना 15 किस्म के टैक्सेस हैं। पाकिस्तान ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां बिजली की कीमत के साथ बहुत भारी भरकम जो है हमें टैक्स भी वसूल किए जाते हैं और हम देते भी हैं। टैक्सेस लगाने का मकसद क्या है? इतने टैक्सेस लगाए जा रहे हैं लेकिन अगर आवाम की बात की जाए तो उनको रिलीफ बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा। इनमें 2 टैक्सेस हैं जो बड़े ही मजे का खेज हैं, शायद किसी को भी नहीं समझ आए। एक टैक्स है दीगर टैक्स और दूसरा है मजीद टैक्स। कि ये 2 टैक्सेस भी हैं, दीगर और मजीद का मतलब मेरी अभी तक समझ तो नहीं आया है। मगर देखें, जिस मुल्क में बजट हमारा इतना ज्यादा हो, अखराजात इतने ज्यादा हो, इनकम इतनी कम हो, तो हर लिहाज से हम टैक्सेस लगाते हैं ताकि अपने अखराजात को पूरे करें। मगर असल जो चीज हमें करनी है, पूरे पाकिस्तान से 2 से 3 मिलियन लोग सिर्फ टैक्स पे करते हैं 24 करोड़ की आवाम में से। तो हमें अपने दूसरे मतलब इनकम टैक्स जो है वो इनकम टैक्स बढ़ाने के बजाय टैक्स नेट को बढ़ाना है, हमें अपने खर्चों को कम करना है। हमारे यहाँ 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी एक ग्रेड 17 के आदमी को दी जाती है। ये हम गरीब मुल्क हैं, जब हम अमीर बन जाएंगे आप 6 गाड़ियां दे दें, आप फर्स्ट क्लास में उनको ट्रैवल कराएं, बल्कि प्लेन चार्टर करके भेज दें। हमारे पास पैसे ही नहीं है। अच्छा मीर मोहम्मद अली साहब, हम ये भी देखते हैं सर कि वैसे तो बेतहाशा किस्म के डेट्स हैं हमारे पर, लेकिन इस मसले से जो कनेक्टेड है वो सर्कुलर डेट है और बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं। तो ये सर्कुलर डेट सर, जो कि अब ज़राए के मुताबिक जो है वो 2600 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, और जब इस तरह के इतने टैक्सेस भी वसूल किए जा रहे हैं लेकिन ये सर्कुलर डेट कम होने का नाम नहीं लेता। देखिए, सर्कुलर डेट 2 खरब 500 अरब रुपए का है। 2 खरब विच इज एग्जैक्टली द फिगर 2 ट्रिलियन 500 बिलियन रुपीस। और मेरे ख्याल में जब तक हम बात खत्म करेंगे 50-60 अरब रुपए और बढ़ चुका होगा।
एक तो ये डॉलर बेस्ड भी होता है, जिसकी वजह से जो एंड प्रोडक्ट है वो डॉलर बेस्ड है और हमारी करेंसी डिवैल्यू होती जा रही है, ये वैसे ही बढ़ता जा रहा है हर साल। इसको कैसे कम करेंगे? ये रिफॉर्म्स इसी का नाम है कि बैठकर सर जोड़कर रीनेगोशिएट करके इन चीज़ों को काबू में लाया जाए। खुदा ना करे, खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक के इससे पहले कि हम इंटरनली डिफॉल्ट कर जाएं, कि डोमेस्टिक डिफॉल्ट कर जाएं किसी। अगर एनर्जी क्राइसिस आया इस मुल्क के अंदर, हम इतने एनर्जी डिपेंडेंट हैं, इतने एनर्जी डिपेंडेंट हैं कि हमारी पूरी इंडस्ट्री रुक जाएगी। तो उस दिन से पहले बैठे, रीनेगोशिएट करें। दुनिया में हर जगह रीनेगोशिएशन। मीर मोहम्मद साहब, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, हम देख रहे हैं कि अवाम जिस तरह से सरापा एहतजाज हैं और लोग जिस तरह से धरने दे रहे हैं, और बाकी सर उतनी तनख्वाह नहीं है लोगों के जितने बिल्स आ रहे हैं, और ऊपर से केयरटेकर सेटअप है। तो क्या लगता है कि मौजूदा सेटअप अब कुछ रिलीफ दे सकता है? इतनी अथॉरिटी, इतनी पावर, ये पोजीशन है अभी? देखिए, केयरटेकर गवर्नमेंट को इस वक्त आप क्या कहेंगे? 2 हफ्ते भी नहीं हुए उनको आकर। दिल तो बहुत चाहता है कि गुस्से में जो सामने खड़ा हो उसके ऊपर हम अपना गुस्सा निकाल दें, मगर दैट इज नॉट रियलिस्टिक। ये कुछ नहीं दे सकेंगे रिलीफ। दे डोंट हैव द मैंडेट टू गिव द रिलीफ। मगर देन अगेन, पाकिस्तान में मैंडेट के बगैर बहुत सारे काम हो रहे हैं जो गलत हैं। तो अच्छा काम कर दें, दे दें रिलीफ। एटलीस्ट अवाम खुश तो होगी कि अगर वो मैंडेट से बाहर जाकर भी रिलीफ दे रहे हैं तो पाकिस्तान की अवाम के लिए दे रहे हैं। मैं दुआगो हूं कि ये हुकूमत जो निगरान है कुछ ऐसे फैसले ले कि जिससे इमीडिएट रिलीफ आए, वरना मुझे सर हम भी यही दुआ करते हैं कि जो मौजूदा सेटअप है वो कोई इस तरह के फैसले करें जिससे वाकई अवाम को सही मानों में रिलीफ पहुंचे। बहुत शुक्रिया मीर मोहम्मद अली खान साहब, आप मौजूद रहे। सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया और जो मौजूदा महंगाई की, बिलखसूस बिजली की महंगाई की सूरत हाल है, उस पर आपने अपना इन डिटेल तज्जिया दिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और बड़ी ही दिलचस्प खबर है कि आपने वैसे हमेशा यही सुना होगा कि मर्द बेवफा होते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसा इंकशाफ करने जा रहे हैं, वैसे ये इंकशाफ हमारे लिए भी हुआ है, जिसमें मर्दों की निस्बत औरतों को ज्यादा बेवफा और धोखेबाज पाया गया है। जी अच्छा, अब खैर ऐसी भी बात नहीं है। क्यों? मैं तहकीक थोड़ी हुई है। डिफेंसिव हो रही हूँ, लेकिन जी तहकीक के बारे में आप बताइए जरूर। जी, और ये इंकशाफ ऑस्ट्रेलिया की रिसर्चर्स एंड फेडरेशन यूनिवर्सिटी की जानिब से किया गया है, और इस बात की तहकीक के लिए इन्होंने जो है वो ज़्यादा बेवफा मर्द होता है या औरतें, तो ये तहकीक इन्होंने इस तरह से की कि 18 से 67 साल की उम्र की 240 खवातीन का मुशाहिदा किया गया, और उनमें कुछ बेसिक ट्रेट्स थे जिनका मुशाहिदा उन्होंने किया कि ये खुद पसंदीन में कितनी है, इनमें बदला लेने की जो कुव्वत कितनी है, दिमागी मर्ज कितना है, दिमागी मर्ज, ये ना मैं बहुत ऑफेंड हो रही हूँ इस तरह बिल्कुल, के। मुनाफकत कितनी है। तो ये सारी चीजें उन्होंने मैयर की हैं। अपनी तस्कीन की खातिर औरतें जो है वो दूसरों को कितनी अजियत पहुंचा सकती हैं, ये वो चंद अवामिल हैं जिनका मुशाहिदा करने के बाद ये रिजल्ट निकला है कि औरतें ज्यादा खतरनाक है मर्दों भाई से। हम शर्मिंदा हैं। मतलब ज्यादा बेवफा। मैं इस पे बहुत ऑफेंड हो रही हूँ। मैंने ये जब खबर पढ़ी और जब ये रन डाउन में शामिल की गई तो अजीम और प्रोड्यूसर साहब तो बहुत ही खुश थे, लेकिन मेरा इस पर यार शदीद मैं भी खुश एहतजाज नहीं है। हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। जो बहुत खवातीन मुस्कुरा हैं, के आप बड़ा खबर बता रहे हैं। नहीं, वो मैं सिर्फ ये कह सकते हैं छोटा सा एलिमेंट ऑफ हैप्पीनेस इस मामले में ये है कि मर्दों को जो निशाना बनाया जाता रहा है ना हमेशा से, हाँ जी। कि जी मर्द धोखेबाज होता है और मर्द ही धोखा देता है। अच्छा, लेकिन खवातीन का भी तो आप स्टांस सुने। खवातीन का ये कहना है कि बेवफाई की भी कुछ वजूहात होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। जब मर्द आपके साथ कुछ ऐसा करते हैं तो उनमें बदला लेने की जो सलाहियत है ना, वो मर्दों की बनिस्बत बहुत ज्यादा होती है। और दिमागी मर्ज की अगर बात की जाए या दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से लुत्फअंदोज होने की वाली कैफियत की बात की जाए तो ये भी खवातीन में रिसर्च के मुताबिक ज्यादा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना आप किसी को इंस्टिगेट करते हैं, आप किसी को इतना जिच करते हैं, तो वो फिर एलिमेंट्स, वो इमोशंस जो है ना उनकी पर्सनालिटी के जो डार्क ट्रेट्स हैं वो बाहर आते हैं। आप टेंशन ना लें, इतनी वकालत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर है और ये एक रिसर्च हुई है कहीं पे दुनिया के किसी कोने में। मैं इस रिसर्च को रद्द करती हूं। इतना इसको संजीदा नहीं लेना चाहिए, लेकिन चूंकि एक न्यूज है तो फिर आपको पता है कि हमें हमने शेयर करनी कुछ चाहिए ना। दिलचस्प मालूमात अपने नाज़रीन तक तो पहुंचानी चाहिए। वैसे तो इसको लाइट स्टोरी लें, ऑन अ लाइटर नोट, कि खवातीन जो हैं वो ज्यादा
धोखा दे सकती हैं बंदों अच्छा को। ठीक है, ये जो सारी लाइटर बात करके एंड में बोला है ना, ज्यादा धोखा दे सकती है, इस पे भी ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन नहीं है, रिसर्च है, अब हम क्या कर सकते हैं। और उन्होंने उसमें वो अवामिल भी लिखे हैं, तो ये अच्छा ये एलिमेंट्स ज्यादातर वैसे खवातीन में वाकई होते हैं, सेल्फ लव वाला और अच्छा नार्सिसिस्टिक अप्रोच होती है। लेकिन यू नो व्हाट आई पर्सनली बिलीव, मुझे ये लगता है कि आप अगर खुद से प्यार नहीं करते, आप ऑब्सेस्ड नहीं है खुद से, तो आप अपने इर्द गिर्द लोगों से, अपने रिलेशन से, अपनी फैमिली से किस तरह से प्यार कर सकते हैं? पहले आप खुद से प्यार करें एंड आपको ये चीज जो है पहचाननी होगी कि आपके अंदर अच्छी चीजें क्या है और उन अच्छी चीजों से प्यार खुद से करें। आपने जो प्यार करना है उसको बैलेंस रखना भी जरूरी है। चलें। वो खुद से मोहब्बत इतनी ना बढ़ जाए ना कि इर्द गिर्द वाले क्या लोग आप- नजरअंदाज हो जाएं। क्या आप बस यही कहते रहें आई एम द बेस्ट? नहीं, आई एम द बेस्ट कह रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग चीज है, लेकिन सेल्फ ऑब्सेस्ड होना इट्स अ डेंजरस थिंग, इट्स अ डेंजरस थिंग। अच्छा वैसे मुझे लगता है सेल्फ आप अपना एग्जाम किस क्या हुआ, व्हाट इज द राइट Analysis, वर्ड? self-analysis. सेल्फ एनालिसिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू। आपको अपने सेल्फ एनालिसिस भी करना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी में अच्छे नहीं हैं। अच्छा वैसे मुझे ना एक और बात इसमें दिलचस्प जो लग रही है इस रिसर्च में, क्योंकि ये एक वेस्टर्न सोसाइटी में ये रिसर्च की गई है, जी। तो ऑब्वियसली फिर उनका जो रिसर्च का एग्जाम्पल है वो उन्हीं खवातीन पे होगा जो उस कल्चर से बिलोंग कर रही हैं। बिलोंग करती हैं। वेरी राइट, वेरी करेक्ट। एंड वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पर बड़ा विमेन राइट्स की जब हम बात करते हैं, खवातीन को बहुत ज़्यादा हकूक हासिल है, खवातीन बहुत ज़्यादा वोकल हैं, दे वेरी ब्लंट। और यहाँ की अगर हम खवातीन की बात करें अनफॉर्चुनेटली तो उनको बहुत बेसिक फैसिलिटीज से भी महरूम रखा जाता है, इतनी वोकल नहीं है। अब चूंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया का एक्सेस हर बंदे के पास है, तो खवातीन में भी अब ये शऊर बेदार वैसे हो रहा बाहर है की अपने राइट्स सोसाइटीज के में या लिए। वेस्टर्न मुआशरों में शायद ऐसा कोई होता हो, ऐसी खवातीन हो, लेकिन हमारे यहाँ जो है बड़ी ही बाहिम्मत और बड़ी जज्बे वाली खवातीन मौजूद हैं। बिल्कुल। और ऐसी ही एक मिसाल हम आपके साथ शेयर करेंगे कि बड़े से बड़ी मुश्किल भी जो है वो रुकावट नहीं बन सकती अगर इंसान एक बार ठान ले कुछ करने का। तो तीरंदाजी, और ये जो कहा जाता है कि जी ये तो तेज नज़र का खेल है, लेकिन बिसारत से महरूम अफराद भी तीर अंदाजी कर सकते हैं। इस बात को बिनाई से महरूम डॉक्टर बख्तावर खालिद कियानी ने इस बात को ये साबित कर दिखाया है कि बिनाई से महरूम अफराद भी ये खेल खेल सकते हैं। और डॉक्टर बख्तावर कियानी जो हैं वो, वैसे उनके बारे में थोड़ा बताएं तो डेंटिस्ट की तालीम इन्होंने हासिल की और दूसरे साल में ही जब ये तालीम हासिल कर रही थी तो वो बिनाई से महरूम हुई। महरूम हो गई, बिल्कुल। लेकिन अगर उनके हौसले की बात की जाए तो अपने हौसले से महरूम नहीं हुई। उन्होंने तीरंदाजी में अपना रास्ता तलाश कर लिया और आर्चरी में इतनी महारत हासिल की कि बर्मिंघम में वर्ल्ड गेम्स 2023 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का इनको मौका मिला और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया की पहली नाबीना खातून आर्चर का एजाज भी हासिल किया। डॉक्टर बख्तावर जो है, अगर उनकी बात की जाए तो तीरंदाजी के साथ साथ एक निजी अस्पताल में भी फाल तौर पर काम करती हैं और हॉस्पिटल सर्विसेज मैनेजमेंट में भी MBA कर रही हैं। इस वक्त डॉक्टर बख्तावर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बर्मिंघम से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप शोबे के एतबार से एक डेंटिस्ट हैं, मगर बसारत से महरूम होने के बावजूद भी तीरंदाजी का आपने इंतखाब किया। बहुत मुश्किल ये खेल है, तो ये शौक पैदा कैसे हुआ, कब हुआ? ये तकरीबन 2-2.5 साल पहले मैंने ये आर्चरी स्टार्ट की है। और मुश्किल तो हर चीज़ होती है, बट इट्स जस्ट कि आपको टेक्निक आनी चाहिए सारी चीज़ों की। तो कोई भी चीज़ वर्थ डूइंग आसान नहीं होती, ऐसी बात है। तो जो 2.5 years पहले जब मैंने ये गेम खेलना स्टार्ट की, तो उससे पहले भी मैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को विजुलाइज करती थी और एक एक्टिव ह्यूमन बीइंग होने को परसीव करती थी। जब लोग ज़्यादातर नाबीना होते हैं तो थोड़ी सी एक्टिविटी कम हो जाती है उन लोगों की, और उनको सोसाइटी भी यही आपको परसीव करवाती है कि आप बेशक आप बैठे हैं तो हम आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि ऐसी बात है वो लोग हेल्पफुल होने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मगर ये चीज़ मुझे थोड़ी सी कबूल नहीं थी, क्योंकि एक्टिव लाइफस्टाइल मेरा लाइफ का पार्ट था, और क्योंकि मेरी पढ़ाई के दरमियान आई साइड गई, तो इसलिए मैं अपने आप को खुद एज अ स्पोर्ट्समैन या एक्टिव पर्सन दिखती थी।
इसलिए मैंने अभी ऐसे फिर गेम का चुनाव किया जो कि मुझे आगे एज अ एक्टिव पर्सन रिप्रेजेंट कर सके। डॉक्टर साहब बड़ा ही ब्रेव स्टेप आपने लिया यकीनन, और आप कई ऐसी खवातीन जो देख रही होंगी या सुन रही होंगी जो बिसारत से महरूम होंगी, उनके लिए आप एक एग्जाम्पल बनी है। तो ये बताइएगा कि आपका थ्रू आउट जर्नी कैसा रहा, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? मुश्किलात का सामना इस तरह करना पड़ता है क्योंकि अब अगर एक चीज़ सेटल नहीं है, एक चीज़ इस्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि ये एक नई स्पोर्ट है, बिल्कुल पाकिस्तान में भी नहीं है, एशिया में भी नहीं है, दुनिया में यूजली यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट है। यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड आर्चरी जो है, तो उसके लिए आपको पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको उसके रिसोर्सेज कम मिलते हैं जो आपको सपोर्ट, जिस तरह अगर क्रिकेट होगी फॉर एग्जांपल, वो मेन स्ट्रीम स्पोर्ट है, तो उसके लिए आपको कोचेस भी बड़े आराम से मिल जाएंगे और आपको उसकी सपोर्ट भी मिल जाएगी क्योंकि बाकी लोग भी करते हैं जी। बट अब एक नई स्पोर्ट के लिए आपको थोड़े रिसोर्सेज मिलते हैं, आपके जो कोचेस वगैरह भी। अच्छा तो मख्तावर, आपने रिसोर्सेज की बात की, हम ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान क्या कोई हुकूमती सरपरस्ती आपको हासिल रही या फिर सारा कुछ आपने खुद ही मैनेज किया, सारे एक्सपेंसिव? जो हमारे पाकिस्तान नेशनल फेडरेशन है, उन्होंने ही मेरा नाम भेजा था, क्योंकि आप हुकूमत की सपोर्ट के बगैर तो आप नहीं अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते कंट्री की। तो दे हैड देयर सपोर्ट विद मी, और साथ फिर मैंने डिफरेंट स्पॉन्सर्स के थ्रू आई वाज एबल टू ठीक है, टू दिस पॉइंट। जी बहुत शुक्रिया बख्तावर आपका, आपने आज हमें सुनो पाक में ज्वाइन किया। बहुत ही बाहिम्मत खातून हैं और हमारे मुल्क को आप जैसी खवातीन पर जो है ना हम फख्र करते हैं। और ये ऐसा चेहरा है हमारी जो मुआशरे की खवातीन है, हमारी सोसाइटी की जो खवातीन है, कि इतनी जो एक रेजिलियंस पावर उनके अंदर मौजूद है कि किसी भी तरह की जो डिसऑर्डर है उसको उन्होंने अपने आप पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि ये ठाना और कि वो कुछ डिफरेंट करेंगी, इसका मुकाबला करेंगी, और वो कर दिखाया उन्होंने। तो हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं बख्तावर आपके साथ हैं। तो मेरे ख्याल से आप ब्रेक लेंगे, हम लोग ब्रेक लेंगे जी, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और अब अच्छी बात, खेलों के मैदान से बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान ने सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान के, अब नंबर 1 टीम बन गई है पाकिस्तान दुनिया में। अफगानिस्तान को वनडे सीरीज़ हराई है, एशिया कप आ रहा है और 4 मैचेस इसके पाकिस्तान में होने वाले हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरी जानिब बर्मिंघम में हम जो वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स हैं उसमें पाकिस्तानी टीम ने भारत को शिकस्त दी, और फिर साउथ अफ्रीकन विमेन टीम पहली मरतबा पाकिस्तान आई हैं। इसके अलावा BCCI के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। तो ये 3-4 बड़ी अच्छी खबरें हैं, अच्छी खबरें खेल के हैं मैदान स्पोर्ट्स से। की, बिल्कुल। और इस पर तफसील से बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया इरफान ज़हीर साहब ने, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। इरफान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट के मैदान में हर तरफ पाकिस्तान का ही चर्चा है, और पाकिस्तान की अगर कामयाबियों की बात की जाए तो आप किस तरह से देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी टाइम से ना काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है क्रिकेट के हवाले से। जिस तरह अभी इंट्रो में आप लोगों ने कहा कि पाकिस्तान नंबर 1 साइड बन चुकी है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमें याद है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी हम 4th मैच के बाद एक दिन के लिए नंबर 1 पोजीशन पे आए थे। अनफॉर्चुनेटली 5वां मैच हम हार गए थे, जिसके बाद दोबारा हम नंबर 2 पे चले गए थे। तो ये तीनों मैच जीत के हम नंबर 1 पे आ चुके हैं, और ऑब्वियसली एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले ये बहुत बड़ी मोरल बूस्टिंग चीज है कि आप नंबर 1 रैंकिंग पे हैं। और ये ऑब्वियसली एक दुनिया के इतनी क्रिकेट हिस्ट्री है उसके अंदर आप देखें तो पाकिस्तान 2nd टाइम नंबर 1 हिस्ट्री पे आया, और इसी 1-1.5 मंथ के स्पैन के अंदर आया। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। और एशिया कप जैसे हम सब जानते हैं परसों से स्टार्ट हो रहा है 30 से, और हम वैसे तो इसके होस्ट है, बट 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे और जो रिमेनिंग 13 मैचेस हैं वो 9 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। उसमें भी ओबियसली हमारे चांसेस बहुत ब्राइट हैं। अगर हमारा जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो देखा जाए तो बड़ा जबरदस्त किस्म का है, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करके। अच्छा इरफान ज़हीर साहब, यही बात आपसे जानना चाह रहा था मैं भी, और सारे क्रिकेट लवर्स भी ये जानना चाहते हैं कि एक तो नंबर 1 की जो पोजीशन है उसे बरकरार रखना कितना बड़ा चैलेंज होगा,
एशिया कप इटसेल्फ कितना बड़ा चैलेंज है, और फिर जब वेन्यूज इस तरह फ्रीक्वेंटली चेंज होंगे तो ये सारी सिचुएशंस किस तरह से असरअंदाज होंगी, इतना प्रेशर? देखिए, हमने अपनी वेन्यूज का तो काफी अच्छी तरह आइडिया है, बट अब श्रीलंका की कंडीशन का भी काफी अच्छी तरह आइडिया है। हमने आपको देखा है कि अभी 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली हमने, 2-0 से अपने नाम की। फिर हमारे काफी लड़के, 7-8 लड़के जो लंकन प्रीमियम लीग में भी खेल रहे थे, वो भी उधर रहे काफी टाइम। अभी हमने 3 ओडीआई भी खेले हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो हमें उन कंडीशन का भी अच्छे खासा अंदाजा हो चुका है, कस्टमाइज हो चुके हैं लड़के हमारे उससे। तो ये वेन्यू चेंज होना, ऑब्वियसली यू आर प्रोफेशनल, तो ये सब चीजें आप उसी के साथ लेके चलते हो। और जहां तक नंबर 1 रैंक की बात की, मोराल बूस्टिंग चीज है, बहुत जबरदस्त साइन है, बट आपको आगे चलना, आपकी नजर आप जो है नंबर 1 की बजाय टाइटल जीतने के ऊपर होनी चाहिए। कि किसी तरह हम एशिया कप लास्ट टाइम भी जीते हुए हम फाइनल हार गए, तो वो आपको फाइनल जीतना है, टाइटल जीतना, अपने नाम करना है। वर्ल्ड कप का भी हमें याद है, लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप का भी फाइनल हम हार गए। तो हमारी इस दफा की कोशिशें, एफर्ट तमाम यही होनी चाहिए कि हमने किसी तरह टाइटल अपने नाम करना है, और जो एक विक्ट्री है टाइटल की वो लेके आनी है। तो मेरा ख्याल है कि ऑब्वियसली थिंक टैंक तमाम, मिकी आर्थर की अगर खास तौर पर मैं बात करूं, वो जो अग्रेसिव क्रिकेट की बात करते हैं, उसी तरफ वो सारे जी बिल्कुल इरफान साहब, हमारी दुआएं भी हैं कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों ही बड़ी ट्रॉफी जीते। बहुत शुक्रिया आपका इरफान ज़हीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और जब हम सेहत की बात करते हैं तो हम अक्सर इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं कि सेहतमंद रहने के लिए सेहतमंद ग़िज़ा का होना इंतहाई ज़रूरी है, जहाँ फल, सब्जियाँ, गोश्त, ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में जो है ना वो इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए और हमें इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन एक ऐसा मशरूब भी है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। जी हाँ। और जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिटॉक्स वाटर की। बिल्कुल जी, ये ऐसा मशरूब है जो ताज़ा फलों से, सब्जियों के जायकों से भरपूर होता है। बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, लेकिन ये तैयार किस तरह से किया जाता है और क्या ये वाकई इंसानी सेहत के लिए मुफीद है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है डॉक्टर ज़ैनब गोंदल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। और डॉक्टर साहिबा से डिटेल में बात करने से पहले हम अपने नाज़रीन को बताते जाएं कि आप कॉल कर सकते हैं इस सेगमेंट में और आप भी अपने सवालात पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहिबा, डिटॉक्स वाटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दें, फिर मजीद सवालात आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डिटॉक्स वाटर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही क्यों हुआ और इसकी क्या नौबत आई कि डिटॉक्स को हमें स्टार्ट करना पड़ा। सबसे पहली चीज़ ये है कि डिटॉक्स वाटर इज़ बेसिकली समथिंग जिसको हम पानी में बहुत सारे कुछ फ्रूट्स को मिलाकर, कुछ जो है वेजिटेबल्स को मिलाकर एक ड्रिंक तैयार कर देते हैं। और उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई, बनाया तो वो किसी और पर्पस के लिए गया था, यूज किसी और पर्पस के लिए हो रहा है। बनाया इस पर्पस के लिए गया था कि जो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, हम उसको डिटॉक्स वाटर के थ्रू पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने डिटॉक्स वाटर जो है उसको बहुत ज़्यादा एड ऑन करना शुरू कर दिया अपनी वेट लॉस जर्नी में। अब वेट लॉस जर्नी में क्या ये वाकई ही हेल्पफुल होता है या नहीं होता, ये एक सवाल होता है हम लोगों की डाइट में। अब डिटॉक्स वाटर के क्या रिजल्ट्स आएंगे ये हर पर्सन की बॉडी पे वेरी करता है। ठीक है, माइट बी है ना, आपकी बॉडी पे वर्क करे, आपकी बॉडी पे वर्क नहीं करे। और इस चीज को किस तरह से बनाना है, बेस्ट डिटॉक्स वाटर क्या है, पहले बेस्ट डिटॉक्स वाटर बता देती हूँ कि वो कैसे बनाना है। वेट लॉस वाला बताऊंगे, वैसे वेट लॉस वाला बता दें, बहुत लोग इंतजार में बैठे होंगे जो जानना चाहते हैं। जी, वेट लॉस के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप 1 लीटर पानी ले लें, ठीक है, उसके अंदर 1 खीरा डाल लें, 1 इंच अदरक डाल लें, 1 इंच आप उसके अंदर जो है दालचीनी जो साबुत होती है वो डाल लें, और उसके अंदर आप उसको वैसे ही रख दें ओवरनाइट। लेकिन रखना प्लीज फ्रिज में है क्योंकि आजकल जो सीजन है वो खराब हो जाता है। ठीक है, सुबह जब आप उठे आप उसके अंदर चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं और लेमन एक जो है वो भी उसमें ऐड। तो रात को ये ऐड नहीं कर सकते चिया सीड्स इसमें? रात को अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो वो खीरे के साथ बड़ा ही एक अजीब सा टेस्ट उसका बन जाएगा। ओके, तो आप उसको दिन में ऐड करें। ओके, कुछ लोग अगर ये भी करना चाहते हैं कि तो वो चिया सीड्स अलग से भिगो दें और जब अपने पानी को पोर करें तो 1 चम्मच चिया सीड्स की उसमें से डालें। ओह जबरदस्त। ओके, मिक्सचर अलग से बन सके। अच्छा, ये तो वेट लॉस के लिए, और वैसे ही एनर्जी को बरकरार रखने के लिए भी होता है डिटॉक्स? बिल्कुल, एनर्जी को बरकरार रखने के लिए जो भी सीजनल फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो, मैंगो और बनाना के अलावा कुछ और ही बन जाएगा। कुछ और बन जाएगा, एग्जैक्टली।
आप उस फ्रूट को कट डाउन करके पानी के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उसके अंदर लीमू को बिल्कुल स्लाइसेस उसके ऐड ऑन कर दें और उसको एज इट इज पिएं। अच्छा, तो इसमें हम एप्रिकॉट, पियर, पीच, ये जितने भी हमारे पास फ्रूट है, इवन आलू बुखारा भी हम इसमें ऐड सब कर डाल सकते सकते हैं। ग्रेप्स भी, ग्रेप्स भी डाल सकते हैं। अनार का क्या कोई फायदा होगा या बस वो बस शशका ही है के अंदर? बस अनार का अनार तो सिर्फ जो है ना वो हम देख ही सकते हैं कि अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, कलर ऐड हो गया। अनार का मैक्सिमम फायदा उसको खाने से है। ओके, अनार को जब हम खाते हैं, च्यू करते हैं, आप ये देखिए कभी कि वो प्रॉपर एक एक्सरसाइज है, तो आपके मसल्स जो हैं वो प्रॉपर एक ट्रेनिंग में जा रहे होते हैं, तो आपको उसकी तरफ ही जाना अच्छा चाहिए। डॉक्टर्स है ना, बहुत सारे लोग इसमें मिंट लीव्स भी ऐड कर देते हैं, क्या वो भी हम ऐड कर सकते हैं? फिर अपनी रेसिपी भी, कुछ लोगों को कोरिएंडर का टेस्ट बहुत पसंद होता है, हमने देखा है सूप्स में, सालन में, ग्रेवीज में, तो क्या डिटॉक्स आप में भी हमारी फिलहाल अवाम को जरा सादा अल्फाज में बताएं, कोरिएंडर क्या होता है? धनिया, अच्छा, हरा धनिया भी क्या उसमें धनिया ऐड भी कर सकते हैं? क्या उसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते अच्छा, हैं? पुदीना बिल्कुल ऐड किया जा सकता है, क्योंकि पुदीना को तो मैं अक्सर ये भी कहती हूँ, क्योंकि साइंस ने भी ये प्रूव किया है, और अगर हम देखें हमारे जितने भी मुआलिजीन चलते हैं वो भी कहते हैं कि पुदीना के पत्ते अगर हम 3 से 4 मुंह में रख के डेली बेसिस पे चबाते हैं तो मुंह की जितनी भी बीमारियां हैं वो उससे हम ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, इवन ओरल कैंसर्स के बारे में ये कहा जाता है कि पुदीना जो है वो उसको भी ट्रीट कर सकता है। जबरदस्त। तो ये देसी पुदीना ही होगा, ये आजकल जो दस्तयाब है वो वाला बिल्कुल, शायद नहीं। लेकिन मैं यही फिर कह देती हूँ कि बजाय ना इस्तेमाल करने के जो अवेलेबल हो एटलीस्ट वो कर लिया जाए। ठीक है। अच्छा ज़ैनब, आपने डिटॉक्स वाटर बता दिया बड़ी डिटेल में कि किस तरह से बन सकता है, वेजिटेबल्स वाला कैसे और फ्रूट्स वाला कैसे। अब ये बताएं कि इसके लिए कोई एज नंबर, एज ब्रैकेट है कि जी इतने साल से इतने साल वाले जो लोग हैं वो इसको पिएं और ना पिएं, और बाकी फिर इस तरह से कि इसका यूज़ क्या सुबह उठ के खाली पेट है या खाने के बाद भी है, खाने से पहले भी है, इसकी थोड़ी डिटेल। अच्छा, जो 1 लीटर हम पानी बना रहे हैं उसको हम पूरे दिन में स्प्लिट करके पी सकते हैं। अक्सर लोगों को ये कॉन्सेप्ट आता है कि शायद हमने वो 1 लीटर सुबह उठते ही पीना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने गुर्दों को खराब डॉक्टर साहब ये आप जवाब कंटिन्यू रखिएगा। नूरुलैन हमारे साथ कॉलर हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम नूरुलैन, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, पूछें क्या सवाल है आपका? जी जी, मेरा सवाल है, मैं सवाल भी पूछूंगी लेकिन पहले आप लोगों की थोड़ी सी तारीफ कर दूं। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जाता है, मैं बहुत शौक हूँ, और सुनो न्यूज की मैं ट्रांसमिशन देखती हूँ, मुझे काफी अच्छी भी लगती है। थैंक यू। जी, आप इसी तरह से हम लोगों को एंटरटेन करते रहें, हमें अपनी इंफोटेनमेंट की वजह से और एंटरटेनमेंट की वजह से और न्यूज़ की वजह से जो है हम बहुत ज़्यादा मुतवज्जह भी होता है आपके चैनल की तरफ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि देखिए जैसे आजकल ये पहले तो कहा जाता है कि आपका वेट कम है तो हम शेक्स वगैरह पीते हैं, या ये मैंगो आया हुआ है, ये फ्रूट्स लेते हैं। तो मुझे इसके लिए मुझे तो ये बताइए कि अब जैसे हमने शेक्स वगैरह पीते हैं तो उससे वेट बढ़ गया है, तो अब अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि आप अपना वेट को ना कम करें, यहीं पे आप रोक दें अपने वेट को, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी कोई टिप्स दे दीजिए। अच्छा ठीक है, आप वेट रिड्यूस करना चाह रही हैं, आपने पहले गेन किया और अब आप रिड्यूस करना चाह रही हैं। जैसे अगर 70 हो गया तो या 69 हो गया तो बस यहीं रुक जाए, अब आगे ना बढ़े, तो इसलिए ओके कि वेट मेंटेन हो जाए, वो वेट बढ़े ना आपका। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहिबा आपके सवाल का जवाब दे देती हैं। सबसे पहले तो मुझे मिल्क शेक की आवाज आ रही थी कि शायद वो वेट मेंटेनेंस के लिए यूज किया जा रहा था। नहीं, मिल्क शेक कभी भी वेट मेंटेनेंस में आप यूज नहीं, वो कह रही थी कि मिल्क शेक मैंने लिया है वेट बढ़ाने के लिए और अब वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया तो मुझे रोकना है एक जगह ओके, मेंटेन रखना है, कैसे उसको कंसिस्टेंट रखूं उस वेट को। अब जो आपने वेट बढ़ा लिया है, सबसे पहले तो उसको मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन लोगों का वजन बढ़ता नहीं है वो बहुत जल्दी वापस भी जाता है। बड़े लकी लोग होते हैं जिस तरह बढ़ नहीं रहा होता उस तरह उनका वापस जा रहा होता है, वेट बढ़ता नहीं है। तो इसके लिए तो सबसे पहले ये कि एक बैलेंस्ड डाइट जो है वो अपनी कंटिन्यू करें। ये ना करें कि एक टाइम खाना खा लिया दूसरे टाइम ना खाया, क्योंकि जिन लोगों का वेट नहीं बढ़ता उनमें अक्सर हम ये प्रॉब्लम देखते हैं कि होती है कि नाश्ता कर लिया, दोपहर का लंच मिस कर दिया और डिनर कर दिया, या डिनर मिस कर दिया। सबसे पहले तो कोई भी मील स्किप ना करें। नंबर 2, बहुत ज्यादा जो एक्स्ट्रा ब्रेवरेजेस आप ले रही थी, मिल्क शेक्स और इस तरह के, उन सबको बंद कर दें ताकि आपका जो एक बहुत ज्यादा एक्सेसिव वेट बढ़ रहा था वो चीज ना हो सके अब। नंबर 3, अपने प्रोटीन का इंटेक जो है उसको बढ़ाएं ताकि जो वेट एक बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रहा है वो ज़रा स्टेबिलिटी की तरफ आए। और दूसरा, फास्ट फूड ज़रा कम करें
ठीक है। तो वजन अच्छा, नहीं मैंने बढ़ेगा। डॉक्टर साहिबा कल एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था अगर आप सोते टाइम पे है ना, आपका वेट तब भी बड़ा Maintain मेंटेन रहता है, आपका वेट बढ़ता नहीं है। अगर आप प्रॉपर 8 to 9 आवर्स की स्लीप लेते हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ता। Yes. इज दिस ट्रू? दैट इज सो ट्रू, इसलिए क्योंकि आपके जो हार्मोन्स के सिक्रीशन है वो अंधेरे के साथ साथ होती है। जैसे मगरिब होती है, ये चीज़ कही जाती है कि आपको सो जाना चाहिए, उसके फौरन बाद इशा के बाद, लाइक तकरीबन अराउंड 9-10 बजे। हमारे लाइफस्टाइल्स ऐसे हो गए हुए हैं कि हम उसको ज़रा लेट तक लेके चल रहे होते हैं। अगर आप रात 10 बजे सोना शुरू कर दें, पूरा आपके जो हार्मोन्स हैं वो 10 बजे स्लीप के रिलीज हो जाते हैं। अच्छा। और बेस्ट हमारे हमारे पे जो होते हैं वो 10 बजे रिलीज तो डॉक्टर साहिबा, हमारे घरों में तो रात को 10 बजे डिनर 12 सर्व हो रहा, 12-1 बजे तक हम बैठे 12-1 होते हैं, बजे तक गप्पे गप्पे चल रही होती हैं, फिर ग्रीन टी चल रही होती है, फिर जाके कोई 2 बजे हम तो जाके सोते हैं, फिर सुबह मॉर्निंग में आना भी होता है। आप ये देखिए, ग्रीन टी हम पी रहे हैं वेट लॉस के लिए। अगर हम यही 10 बजे सो गए होते तो वेट लॉस के लिए ग्रीन टी ना पीनी पड़ती, वैसे ही सो और चुके खाना होते। फिर उस चक्कर में हमें 7 बजे खाना पड़ेगा। मतलब पैसे भी Exactly. बच जाएंगे और हाँ जी। एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी आ जाए। लेकिन हम 7 बजे तो बिल्कुल। चाय पीते हैं शाम की। तो शाम की चाय थोड़ा पीछे ले आए। देखिए, दिस इज ऑल हाउ यू हैव टू मैनेज। Okay. अगर आप नाश्ता अपना सुबह 7 बजे कर रहे हैं, दोपहर के टाइम आप कोई वेजिटेबल सैलेड या स्नैक्स ले रहे ठीक हैं, है। शाम 7 बजे आप फिर खाना खा लें, रात 10 बजे के करीब आप सो जाए। ठीक है। एक बड़ा- अच्छा डॉक्टर साहिबा, आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज्यादा एक ट्रेंड चला हुआ है, और फिर लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है बहुत जल्दी वेट आप उससे रिड्यूस करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, कितना उसमें वो ब्रैकेट होना चाहिए, कितने घंटे के लिए आपको फास्टिंग करनी चाहिए, और क्या उसमें फिर हम डिटॉक्स वाटर एंड ग्रीन टी का आई थिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम और कोई शेक्स वगैरह नहीं पी सकते? बिल्कुल, जो हमारे फास्टिंग आवर्स होते हैं उसमें हम पानी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, अपने डिटॉक्स वाटर जो ठीक है है। उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खा कुछ नहीं सकते। ओके। इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली वो हमारे रोजों से ही आया है, जी। लाइक रमजान से। लेकिन अब उसको आप ये देखें कि रमजान का अगर वाकई ही हमारा पूरा साल चलना बेहतर होता तो अल्लाह ताला पूरा साल रमजान देता। रमजान बिल्कुल। उसने अल्लाह ताला ने 30 दिन इसलिए दिए क्योंकि साइंस ने भी ये रिसर्च प्रूव की है कि आपको कैंसर सेल्स और इन सब चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ 30 दिन की वो ब्रेक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद यू डोंट हैव टू डू इट ऑन डेली बेसिस। लेकिन जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं तो दिस इज वाहिद जो एक डाइट है जिसको मैं खुद प्रेफर करती हूँ कि अच्छा लोग कर सकते हैं, अच्छा। लेकिन उसको करने का जो तरीका है वो हम देखते हैं कि डिफरेंट सिनेरियोज में आता है, जिसमें 12/12 की विंडो आती है, यानी 12 घंटे आप खा सकते हैं 12 घंटे भूखे। 16/8 की आती है, 16 घंटे भूखे 8 घंटे आप खा पी सकते हैं। ओके। ये टोटल डिपेंड करता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे। अब अगर मैं कहूँ कि है ना आप जो है 16/8 वाला शुरू कर दें, आपके 8 घंटों का वो जो एक टाइम पीरियड है वो सारा ऑफिस में ही गुजर जाता हो और आप उसको फॉलो ही ना कर पाती। बिल्कुल। क्योंकि हम डेली बेसिस पे जब अपनी रूटीन में देखते हैं तो लोगों का ऑफिस टाइम मैक्सिमम होता है 9 to 5। अगर मैंने विंडो सुबह 8 बजे शुरू कराई है तो वो 4-5 बजे के करीब जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। उस टाइम में ना कुछ हेल्दी मिला उनको, ना कुछ उन्होंने बॉडी में इनकॉर्पोरेट किया। अब ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे, आप उसको किस तरह लेके चल सकते हैं। अब जैसे पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो हमें पूरी रूटीन पता होती है, हम उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ में ऐड ऑन करते हैं। अक्सर हम पेशेंट को बताते भी नहीं है और इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही होती है। ठीक है। इस तरह से हो रही होती है कि हम उसका जो डाइट प्लान होते हैं वो सेट ही ऐसे करते हैं कि सुबह 8 बजे दे दिया, रात 8 बजे तक वाइंड अप करके खत्म कर दिया। और Okay. उसको हमने जो उनके इंसुलिन के लेवल्स हैं, बेसिकली जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक स्टोरी है वो यही है कि आपके इंसुलिन के लेवल्स जो हैं वो जैसे ही आप कुछ खाते हो वो बढ़ते हैं, तो आपके जो कह लें कि वेट है वो लॉस नहीं होता जैसे इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। अगर आप जो है वो फास्टिंग की तरफ नॉर्मल रूटीन में भी जाते हो तो आपके इंसुलिन के लेवल्स रेज नहीं करेंगे, आपका वजन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इंसुलिन नॉर्मल कंट्रोल में रहेगी, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। और डॉक्टर ज़ैनब, वो जो मैंने सवाल किया था और वो कॉलर आ गई थी एक बीच में, उनका भी सवाल ज़रूरी था, लेकिन वो जो मैं आपसे पूछ रहा था डिटॉक्स वाटर का कि एज ब्रैकेट उसके लिए कुछ होता है और वो उसका यूजेस का सही टाइम सुबह उठ के पीना चाहिए या खाने के बाद भी ऐसा कुछ? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जो बच्चे हैं उनको प्लीज ये डिटॉक्स वाटर ना दिया जाए, क्योंकि टीन एज में ये एक बहुत क्रेज हम देखते हैं लड़कियों में भी लड़कों में भी वेट लॉस का, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि एक हमारा जो है वो बच्चों वाला फैट है, बेबी फैट है, इसको हमने रिड्यूस करना है। व्हाटसोएवर ये माओ को एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं टास्क जरूर कहती हूँ कि होता है उन सब के लिए कि वो अपने बच्चों को उनकी बॉडी टाइप जो है उसी में ही कॉन्फिडेंस दे। वरना अक्सर हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा, उसको कह रहे होते
तुम इतने मोटे हो, तुम इतने पतले हो, उड़ जाओगे। ऐसे लाइक ही है। बॉडी शेमिंग अगर पेरेंट्स नहीं करेंगे ना तो कोई और बंदा नहीं कर सकता। और अगर आपने नहीं की हुई होगी तो वो बाहर उसको जवाब दे सकता है, फेस कर सकता है। उसके मेंटल ट्रॉमा पे आप डायरेक्टली अटैक कर रहे होते हो और वो चीजें आप दे रहे होते हो उसको। आप 15 से अबव यूज कर सकते हैं। ठीक है। शुगर पेशेंट्स बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाले यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हेल्दी हैं और आप क्या उसको यूज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी इसको यूज किया नहीं, जा सकता है? प्रेगनेंसी में इसको यूज करने के लिए मैं प्रेफर इसलिए नहीं करती क्योंकि बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, उसी में ही अलसी ठीक डाल है। दी, उसी में ही सारा कुछ गरम ठंडा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारे साथ जो है वो सरगोदा से हाजरा मुमताज साहिबा हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी हाजरा साहिबा। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा से क्या पूछना चाहेंगी? पैनम गोदल आई हुई हैं तो आपसे क्वेश्चन है हमें। जी जी पूछिए। आप टीवी बंद कर दीजिए प्लीज, आप बाद में देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, लेकिन अभी डॉक्टर साहिबा से सवाल कर लीजिए। जी मेरी एज है 23 इयर्स। ओके। तो मेरा बेली फैट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दिन ब दिन। बेली फैट आपका बहुत बढ़ रहा है, एज आपकी 23 है। क्या आप जंक वगैरह खाती हैं, बर्गर वगैरह? इतने ज्यादा तो नहीं, लेकिन महीने में 2-3 बार तो हो ही जाता है। ठीक है, कुछ डॉक्टर साहिबा पूछना चाहेंगी आप इनसे या नहीं? क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो पूरी हिस्ट्री लेंगे तो ही बता हाँ सकते हैं, जी। लेकिन जंक की अगर बात आपने की है और बेली फैट बहुत ज्यादा आ रहा है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि बहुत ज्यादा बैठे नहीं, चलती फिरती रहा करें, क्योंकि बहुत ज्यादा जब हम बैठना शुरू कर देते हैं तो लड़कियों का, लड़की ही कहूंगी ऑफ कोर्स, वरना माइंड कर जाते हाँ। हैं, यू नो। नहीं वैसे She's शी इज वेरी 23, यंग, yeah. शी इज या ओनली शी इज 23। 23, हाँ जी। तो आपका फेस फैट औरतों का और आपका जो है वो बेली फैट ही सबसे ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चलते फिरते रहोगे, एक अपने माइंड में एक आर्म क्लॉक सेट कर लें, जब 12 पे सुई जाए समझ लें 5 मिनट वॉक करनी। ठीक है। सही। घर के अंदर ही कर लें, बाहर ना जाएं इस सीजन में या इस मौसम में, बाहर जाने को मैं नहीं भी कहती, लेकिन घर के अंदर कम से कम 5 मिनट जो है वो अपनी वॉक जारी रखें और आप देखिएगा कि दिन ब दिन आप फैट जाता हुआ देखेंगे, आपको अच्छा। पता भी नहीं चलेगा और आपका फैट क्या आप सीढ़ियां भी उतर चढ़ सकते हैं 5 बिल्कुल। मिनट के लिए? इज दैट गुड एक्सरसाइज टू? सीढ़ियां पूरे 5 मिनट तो ये कभी भी नहीं कर सकेंगे लेकिन सीढ़ियों का ये है कि सीढ़ियां जब भी चढ़नी उतरनी है उसका एक रूल मैं बता देती हूँ, और वो ये है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 1 चक्कर काउंट होगा। ओके ठीक है, Complete क्योंकि हम round. अक्सर करते हैं ऊपर से नीचे 1, नीचे से ऊपर 2, दो। नहीं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 1 चक्कर, और कम से कम 3 से 5 चक्कर जो हैं वो दिन में 2 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। तो अच्छा खासा और फैट कितने बर्न फ्लोर के? एक ही फ्लोर, एक ही तकरीबन 20-25 स्टेयर्स अगर आपके पास अवेलेबल हों तो दैट्स मोर देन इनफ। मोर देन इनफ। ठीक। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम सीढ़ियां भी चढ़ें और वॉक भी थोड़ी बहुत करें, लेकिन खाएं हम जो मर्जी, तो ऐसे नहीं होगा। अब ये ना हो कि आप जंक फूड खा रहे हो, बर्गर्स 2-2 खा के आप कहें डॉक्टर साहिबा ने कहा था सीढ़ियां चढ़नी है, लेकिन मेरा वेट तो कम वेट तो कम नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक और है। डिटॉक्स वाटर का एज ब्रैकेट एंड जो होता है वो तकरीबन आप समझ लें 60 to 70 के बाद, मतलब 70 आप समझ लें, उसके बाद हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए। क्या वजह है? ऑलरेडी बॉडी जो होती है वो अपने बहुत सारे जो है वो हार्मोनल चेंजेस में होती है, बहुत ज्यादा अपने फैट को लूज कर रही होती है। आपने अक्सर देखा होगा जो स्किन होती है, मांस होता है, वो हड्डियों से अलग हो रहा होता है, और हम देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं। ऊपर से आप एक डिटॉक्स वाटर भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो वो बेचारे परेशान होंगे। लेकिन अब फिर यहाँ पे कहेंगे बड़े बूढ़े जो 50 अबव हैं कि हम अपना वेट लॉस कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स मुझे ये कहते हैं कि ना हम वॉक कर सकते हैं, हम खाते भी कुछ नहीं, हालांकि जा रहा होता है लेकिन खाते भी कुछ नहीं, वजन नहीं कम हो रहा। वजन इसलिए भी कम नहीं हो रहा होता कि हम चीजें खाते हैं, खाते ही बैठ जाते हैं। हम देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियो जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, हड्डियों का भुरभुरा होना। सबसे पहले आफ्टर 25 और 30 ये एक एज ब्रैकेट है जिसके बाद अपनी डाइट में विटामिन डी का सप्लीमेंट सबको ऐड ऑन कर लेना चाहिए। अच्छा, और इसकी कितनी क्वांटिटी, लाइक विटामिन डी किस तरह से यूज करना चाहिए? विटामिन डी जो है वो 2 से 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है मार्केट में। एक टेबलेट की फॉर्म में होता है और एक इंजेक्शन की फॉर्म में होता है। वो 2 लाख में उसकी वो आती है बिल्कुल, आयु बिल्कुल। यूनिट। क्वांटिटी बिल्कुल। आप एक जो है वो पूरे महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे भी हैं, मैरिड हैं आप और आप 35 पे हैं,
तो 2 जो है आपके लाइक आफ्टर 35 आपको 2 यूज करने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, फिर ये भी कहते हैं कि ये जी रात को आपको दूध के इनटेक के साथ आपको एक कैप्सूल लेना चाहिए, and सोने से पहले अगर आप ये कैप्सूल खा लेते हैं तो इट्स रियली गुड, आपको नींद भी अच्छी आती है, एंड खाना रात को चाहिए। फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी दिन में खाएं सुबह अर्ली मॉर्निंग, ताकि विटामिन डी जब आप धूप में जाएं तो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अच्छा, धूप में जाने से अगर विटामिन डी मिल ही रहा है तो फिर हमें विटामिन डी का खाने- सप्लीमेंट क्यों लेने की जरूरत है? मैं भी वही सोच रहा था, वैसे तो विटामिन डी क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये मिसकंसेप्शन चलते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस पे इंटरनेट पे बहुत अजीब इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हैं। विटामिन डी जब भी आपने लेना है, आपने हमेशा इसको किसी फैटी चीज के साथ लेना है, अच्छा, ताकि उसकी मैक्सिमम जैसा एब्जॉर्प्शन कि दूध इज बेस्ट। है। दूध के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी दोनों एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं। ओके। लेकिन अगर आपने पहला कोई ऐसा खाना खाया है जिसमें मैग्नीशियम लेवल्स बहुत ज्यादा थे, आयरन बहुत ज्यादा था, तो वो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस कॉज करेगा। मतलब अगर आपने पालक गोश्त खा लिया और ऊपर से आपने कैप्सूल खा ली है, हाँ, तो उसका कोई फायदा कोई नहीं है, वो फायदा बॉडी नहीं में है। एब्जॉर्ब हुए बगैर डॉक्टर साहब, एक तो विटामिन डी है, एक नॉर्मली मल्टीविटामिन्स के जो वैसे मिलते हैं कैप्सूल्स वगैरह, Supplements सप्लीमेंट्स वगैरह जो होते हैं, वो किस तरह से, वो भी इसी तरह आप यूज कर सकते हैं, या आपको पहले कोई प्रॉपर टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए कि डेफिशिएंसीज हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग? अच्छा, मैं इस चीज को पहले तो कहूंगी कि टेस्ट ही करवा लिए जाएं, लेकिन जो हालात हम देखते हैं अपनी आवाम में, उसको फिर देखने के बाद अनफॉर्चुनेटली हम ये कह देते हैं कि आफ्टर 30 और 35 आप एक गोली अपनी डाइट में ऐड ऑन कर लें। अगर आप कहते हैं, समझते हैं कि मेरी डाइट बहुत अच्छी है, जो कि नहीं होती, तो आप हफ्ते में 2 बार कम से कम उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन रहती है कि मुझे जो है वो वेट गेन हो रहा है सप्लीमेंट्स से। सप्लीमेंट्स किसी से भी वेट गेन नहीं होता अनटिल एंड अनलेस वो किसी अच्छी कंपनी के हैं और वो वाकई ही सप्लीमेंट्स ही हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है समझना। अब अगर हम मल्टीविटामिन्स लेना शुरू कर देते हैं तो आप यकीन करें हमारी स्किन भी खराब नहीं होती, बाल भी खराब नहीं होते, हमारी बॉडी भी एक शेप्ड रहती है और वो डी शेप आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और इस पर भी मुझे लगता है हमें एक सेपरेट प्रोग्राम करने की जरूरत है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब गोंदल आपका, आप जब भी आती हैं हम सारे लोग बहुत मुस्तफीद होते हैं। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे खिदमत खल की। तो वैसे हमारे मज़हब ने हमें सिखाया है कि सबसे अच्छा और बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाए और किसी को तकलीफ़ ना दे, गरीबों, मस्कीनों और फिर आम लोगों के दिलों में खुशियां भरे और उनके ज़िंदगी के जो लम्हात हैं उनको रंज और गम से पाक करने की कोशिश करे। तो इस वक्त मुल्क में वैसे तो बेतहाशा इदारे हैं जो खिदमत खल्क के इस मुस्बत काम में इस वक्त आगे बिल्कुल आगे हैं। अलमरा फाउंडेशन का बिलखुसूस आज हम जिक्र करते हैं। ये फाउंडेशन क्या है, इस हवाले से आपको बताते हैं कि यतीमों और बेसहारा बच्चों को अपना घर रहने के लिए इन्होंने मुहैया किया है और दिन ब दिन इनमें जो बच्चों की तादाद है उसमें इजाफा होता जा रहा है। उनकी ना सिर्फ तालीम व तरबियत बल्कि उनको रहने का एक प्रॉपर जो एक होमली इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड किया है। और खिदमत खल्क का जो ये काम है 1995 में मरहूम मेजर रिटायर्ड रशीद बड़ाइच ने लंगर खाने से शुरू किया था और अब ये पूरी एक फाउंडेशन की शक्ल इख्तियार कर गया है। तो इनके जो इस पूरे सेटअप को देख रही हैं, इनको जो टेक केयर कर रही हैं, वो हमारे साथ गेस्ट आज मौजूद हैं जी। और सोफिया बड़ाइच साहिबा, चेयरपर्सन अलमरा फाउंडेशन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेट पर। मैम सबसे पहले तो मैम इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप पहले भी सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी हैं और आप आई, आपने बताया कि यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपना घर का आपने कॉन्सेप्ट दिया जहाँ बच्चे रहते हैं। तो ये ख्याल आपको क्या वालिद साहब से आया, ये आइडिया, इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इंस्पिरेशन कहाँ से ली? इंस्पिरेशन तो है ना वालिद साहब से ली, और जब से मैंने होश संभाला मैंने अपने वालिद साहब को लोगों के काम आते हुए देखा। हर तरह से दूसरों की हेल्प करते थे। रोज़ सुबह मुझे याद है, बचपन के दिनों से मुझे याद है कि हमारे घर में तहज्जुद के बाद लंगर पकने की आवाज़ें आती थी। हमारे अपने किचन में मेरे वालिद साहब अपने हाथ से बनाते थे कुक के साथ मिल के। और उसके बाद फजर के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पे, जैसे चुबुर्जी के फुटपाथ पे लोग सोए होते हैं जो मज़दूर हैं, बेघर लोग हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर मुसाफिर खाने में,
इसके अलावा ये जो बादशाही मस्जिद के बाहर लोग सो रहे होते हैं तो उन लोगों को जाके नाश्ता करवाते थे। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो मजदूर हैं सारा दिन तो मजदूरी करके मेहनत करके कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन जब ये रात को थके हारे सोए मजदूरी से तो इन्हें ये टेंशन ना हो कि इन्होंने नाश्ता कहाँ से करना है। और नाश्ता इस वजह से डेली बेसिस पे जाता था क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि गैप दे दें कि आज नहीं जाना या आज इसमें हम नागा कर लेते हैं, बिकॉज नागा हो नहीं सकता क्योंकि वो लोग इंतज़ार कर रहे होते थे। तो मेरे वालिद साहब की डेथ हुई 2009 में। तो बीइंग द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स की मेरी जिम्मेदारी भी थी और मेरा अपना पैशन भी था। तो उसके बाद फिर बहुत से लोग हमारे पास आए जिन्होंने बताया कि वो हमें इस तरह से हेल्प कर रहे थे, हमें इस तरह से सपोर्ट कर रहे थे, तो हमें लगा कि इस चीज़ को रुकना नहीं चाहिए। हम लोगों ने इसको कंटिन्यू किया और कोशिश किया कि हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें इजाफा करते जाएं। और हमने नंबर तो इंक्रीज़ किया इसका, लाइक अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से 700 प्लस लोगों के लिए रोज़ सुबह ये जो लंगर है उसका एहतमाम होता है। अच्छा, माशाअल्लाह। और इसके अलावा कोई 70 प्लस ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको राशन जाके दिया जाता है, जो ऐसी सफ़ेद पोश फैमिलीज़ हैं जो रोड पे आके खाना नहीं ले सकते। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने रखते हुए फिर बगैर किसी को भी बताए उनके घर जाके खामोशी से हमारा ड्राइवर जो है वो राशन दे आता है महीने भर का। इसके अलावा बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं ना जिनकी अदर देन खाना पीना राशन ज़रूरियात होती है ना। कोई बुज़ुर्ग हैं, उनकी मेडिसिन का खर्चा है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, किसी बच्चे की स्कूल की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ों के लिए फिर हम बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्हें मंथली बेसिस पे स्टाइपेंड भी देते हैं, किसी को 10,000, किसी को 15,000। अच्छा, तो ये वो तमाम चीज़ें थी। सफ़र का आगाज़ थोड़ा सा जानना चाहूँगा मैं इस हवाले से कि आपने जैसे बताया विरासत में ये कॉन्सेप्ट मिला खिदमत खल्क का, फिर आपके हस्बैंड भी आपके साथ जुड़े इस काम में, DIG महबूब सलीम साहब, तो आपके लिए आसान था उनको भी कन्विंस करना इस सारी सिचुएशन के लिए? आप देखें जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, अगर आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है ना तो आप कुछ भी इतनी कन्वीनियंटली नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, डे 1 से ही वो मेरे साथ इस तरह से खड़े हैं। अगर वो नहीं होते तो मुझे पता है कि मैं ये सब कुछ इस तरह से नहीं कर सकती। और ये वो जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई वो हम कर रहे थे, एज फैमिली कर रहे थे, लेकिन हमेशा ये एहसास होता था कि ये काफ़ी नहीं है। मतलब नंबर्स तो इंक्रीज़ कर दिए, राशन भी बढ़ा दिया, ये चीज़ें करते रहे टाइम के साथ साथ, लेकिन एक एहसास होता था कि हमें फिजिकली कुछ करना चाहिए। और ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है ना, ज़िंदगी गुजर रही है। वही दिन अच्छा है जो आप किसी के काम आके गुजार लो। अच्छा सोफिया साहिबा, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो खिदमत खल्क जो है वो उसका काम कर रही हैं, लोगों के काम आ रही हैं, बच्चों की कफालत का काम। लेकिन अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इट्स वेरी डिफरेंट एंड इनोवेटिव। और अपने घर का कॉन्सेप्ट, जिस तरह आप अपने घर में बच्चों को रखते हैं, बाकायदा एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं आप लोगों की, फिर अब आपने बताया कि स्कूल भी बना लिया है और साइकेट्रिस्ट भी हैं बच्चों के लिए। इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और कितने बच्चों से आपने ये अपना घर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। हम लोगों ने तकरीबन कोई 16 मंथ्स पहले, ठीक है, एक घर लिया कैवलरी ग्राउंड में। हमारा अपना घर भी कैवलरी में है, तो अपने घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे लिया, बिकॉज अगर दूर घर होता है ना तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप इतना फ्रीक्वेंट विजिट कर सको। तो हमने एक घर से स्टार्ट किया और 5 बच्चों से इनिशियली। और उसमें हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो ये दिया है कि ये इन बच्चों का अपना घर है, ये कोई ऑर्फनेज नहीं है, ये कोई शेल्टर होम नहीं है। बिकॉज ये बच्चे जब बड़े होके कहीं जाएं, बाहर जाएं या अभी भी इंटरेक्ट करें किसी से और बताएं कि वो कहाँ रहते हैं, तो वो यही कहते हैं हम अपने घर में रहते हैं। वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब DIG हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है ना कि मुझे ये लगता था कि हमारे मुल्क में बहुत से लोग बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में बच्चों को शेल्टर होम दिए हुए हैं, ऑर्फनेजेस हैं, लेकिन जो एक कमी मुझे महसूस होती थी ना, ओनरशिप की। बच्चों के पास रिश्ते नहीं है, बच्चों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चों के चेहरे के ऊपर एक होता है ना, एक खुशी, एक सुकून, हाँ जी, कि कोई हमें भी ओन करता है, हाँ, हमारा भी और एक ये कॉन्फिडेंस कि हम अपने घर में रह रहे हैं और ये हमारी माँ है और ये हमारा बाप है, और हमने दुनिया में कोई भी कुछ कहेगा हम अपने माँ और बाप के साथ आके शेयर कर लेंगे। बिल्कुल। अब इन बच्चों के साथ होता ये है कि छोटा सा भी कोई इशू होता है ना, मेड ने कुछ कह दिया, कुछ ठंडा पानी नहीं दिया, या छोटे छोटे इश्यूज, एक बच्चे को मैंगो ज़्यादा मिल गया, किसी बच्चे ने किसी का पेंसिल बॉक्स ले लिया। अब जैसे ही मैं जाती हूँ, बिकॉज मेरे घर के बिल्कुल करीब है, जैसे मैंने आपको बताया,
ये 5 घर हमारे कैवलरी में है और हमारे घर से बिल्कुल लाइक 2 to 4 या 5 मिनट्स की ड्राइव है। तो अब जब मैं जाती हूँ तो हर बच्चा मुझे इस तरह से आके मिलेंगे ये लोग और अपनी बस स्टोरीज शुरू कर देंगे कि मामा हाँ आज जी। आपको पता है ये हुआ था, आप गई थी ना तो ये वाली जो आंटी है ना मेड जी, उसने हमें ऐसे गुस्से से देखा था, आपके सामने ये बहुत स्माइल कर रही होती है, आप जाती हैं तो मैं गुस्से से देखती हैं। उस वक्त ही मेड्स का तो उधर ही जो है ना पूरा हो जाता है। जी। तो बस मैं हमेशा, अब हालांकि सब बच्चे, एक घर में हमारे पास 20 बच्चे होते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हर बच्चे की बात सुनूं, क्योंकि जहाँ पे आप बच्चे को कह देते हो ना कि चुप, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर आपका स्टाफ भी एक्सप्लॉइट करता है, फिर बाहर के लोग भी करते हैं। अब स्टाफ को भी पता है, हर किसी को पता है, इनके स्कूल में टीचर्स को भी पता है, इन बच्चों ने जाते साथ मामा को पूरे दिन की स्टोरी बतानी है, रिपोर्ट हमारी देनी है। तो फिर हर बच्चा जो है ना वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ जो है ना हर जगह जाता है और हर चीज़ करता है कि उसे पता है कि माँ बैठी हुई है हमारे मसले सुनने के लिए। तो मेरे बस यही कॉन्सेप्ट था कि देखिए खाना, छत, तालीम हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत अच्छी दे रहा है, लेकिन जो कमी थी वो रिश्तों की कमी थी, ओनरशिप की थी। और जिस तरह से आपने कहा कि बच्चों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है जब उनको पता हो कि हमारे माँ बाप हैं, अपना घर है, हमारा अपना घर है, हम जाएंगे उनको। और फिर जो लोग, अगर आप स्टाफ की बात करें, टीचर्स की बात करें, तो उनको भी पता होता है कि एक चेक एंड बैलेंस है। और आप लोग तो बहुत फ्रीक्वेंट विजिट करते हैं, हम वीडियोस भी आप डेली देखते रहते बेसिस हैं। पे जी मेरा यही होता है कि मैं रोज सुबह उठ के सब घरों में चक्कर लगाती हूँ। जैसे अभी समर वेकेशन थी तो मेरा ये होता था कि दिन में मैंने सब घरों में जाना होता है, हर घर में टाइम स्पेंड करती हूँ, बच्चों के साथ, मेड्स को देखती अपना हूँ, क्वालिटी टाइम देती हैं। सोफिया साहिबा, हमें अब ये ब्रेक लेनी है, आप हमारे साथ ही रहेंगी। नाजरीन, अभी लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, अलमिरा फाउंडेशन की चेयरपर्सन सोफिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैम, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि इस कार खैर में, इस खिदमत खल्क के काम में DIG साहब आपके साथ हैं, तो ये एक इदारे का भी सॉफ्ट इमेज आता है कि पुलिस ऑफिसर और इस तरह से जो है इदारे से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत जो है वो खिदमत खल्क के कामों में इस तरह से आ गए हैं, तो यकीनन एक सॉफ्ट इमेज इदारों के हवाले से भी आगे जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि और भी जो शख्सियात इस तरह इदारों से मुंसलिक हैं वो भी खिदमत खल्क के कामों में बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा लेंगे। तो सोफिया साहबा, मैं ये जानना चाह रहा था आपके फाउंडेशन से मुतल्लिक कि इसमें किस एज ब्रैकेट के बच्चे हैं और फिर कितना अरसा तक वो आपके फाउंडेशन में रहते हैं और उनकी देखभाल होती है? ये जब हमने स्टार्ट किया था ना तो हमने यही क्राइटेरिया रखा था कि बच्चे 2 से लेके 5 साल तक के अंदर के बच्चे हों, बिकॉज उन बच्चों की पर्सनैलिटी पे काम करना आसान होता है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी काम करती हैं इन बच्चों की पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए, बिकॉज ये बच्चे जब आते हैं तो डिफरेंट ट्रॉमा से आते हैं, तो बहुत हैप्पी हेल्दी फैमिलीज एनवायरनमेंट से निकल के नहीं आए होते। इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में बहुत ही तकलीफ़ें और बहुत ही ऐसे सोसाइटी के रवैये और चेहरे देखे होते हैं जो शायद हम लोगों ने इस उम्र में भी नहीं देखे हुए। तो उनको एक नॉर्मल तरीके से आगे लेके चलना, उनकी पर्सनैलिटी को बैलेंस करने के लिए फिर हमें ज़रूरत थी साइकोलॉजिस्ट की। तो इस वजह से हमने यही सोचा कि बच्चे की कंप्लीट पर्सनैलिटी जो हर इंसान की है 5 साल की उम्र तक बन जाती है, तो हमारी यही कोशिश थी कि 5 साल तक की एज के बच्चे लें, ताकि उनकी पर्सनैलिटी में अगर कुछ कमी है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से करके फिर उसको आगे लेके चलें। बट हुआ ये कि लास्ट ईयर जब सैलाब आया हमारे मुल्क में, बहुत तबाही हुई, तो सिंध के इलाके से कोई करीबन 18 बच्चे हमारे पास आए। और वहाँ से महबूब के एक फ्रेंड होते हैं MI में, तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ कैंप्स में बच्चों को रेस्क्यू करके रखा हुआ है जिनकी फैमिलीज़ नहीं बची, घर नहीं बचा, उनका कुछ नहीं बचा, तो तुम इन्हें गोद ले लो। तो लेकिन उन बच्चों की एज थोड़ी ज़्यादा थी, लाइक कोई 7 इयर्स का है, कोई 8 का है, मैक्सिमम वाला 9 इयर्स का था। तो उस वक्त हमें लगा कि हमने तो क्राइटेरिया रखा है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे, बट फिर हमें लगा कि इंसानियत से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। फिर हमने उन बच्चों के लिए अगला घर शुरू किया और वो बच्चे भी हमारे पास हैं। और अब जो मैक्सिमम एज का बच्चा हमारे पास इस वक्त वो 10 साल का है, 2 साल से शुरू होकर 10 साल की उम्र तक के बच्चे हैं। और ये बच्चे उस वक्त तक हमारे पास रहेंगे जैसे आपके अपने बच्चों की जिम्मेदारी होती है ना, कि जब तक वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, कुछ करने के काबिल नहीं हो जाते। और हमारी इनके लिए यही ख्वाहिश है कि ये बच्चे बड़े होके अच्छे प्रोफेशंस ज्वाइन करें, कोई आर्मी ऑफिसर बने, कोई CSP ऑफिसर बने, कोई पायलट बने, और इसी तरह से जो है ना आगे जाके फ्यूचर में एक अच्छाई की जो चेन है ना, इनकी तालीम के साथ साथ है ना हम लोग इनकी तरबियत पे भी पूरा ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज यही वो बच्चे हैं जो हमारे मुल्क का फ्यूचर है। और इन्हीं बच्चों ने पाकिस्तान को जाके स्ट्रॉन्ग करना है। आज हम इनकी तरबियत अच्छी करेंगे ना
इनके दिल में दर्द होगा लोगों के लिए, इन्हें पता होगा दूसरों को हेल्प कैसे करना है। ये चीज़ हम इनमें बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सोफिया साहिबा, फैसिलिटीज़ की भी अगर हम बात करें, जिस तरह से आप मेंशन कर रही थी, तरबियत के साथ साथ इनको स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। आप हमें बता रही थी कि इन बच्चों के प्रॉपर टेस्ट होते हैं, इनकी फाइल्स, जैसे ये बच्चे आते हैं हमारे पास, इनका प्रॉपर जो है ना कंप्लीट ब्लड टेस्ट होते हैं, डॉक्टर्स इनकी फाइल्स मेंटेन रखते हैं। उसके बाद हमारी साइकोलॉजिस्ट होती हैं, वो इनके साइकोलॉजिकल जो होती है ना असेसमेंट वो करती हैं, उनकी भी हमारी एक अलग से फाइल्स होती हैं। फिर इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इन बच्चों में किसी में कोई डेफिशिएंसी है, कुछ है, उसके मुताबिक इनकी डाइट को एडजस्ट करना, किसी को सप्लीमेंट्स ऐड करना, वो चीज़ें हम करते हैं। जैसे आप उनको बड़ा करते हुए उनकी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते हैं। और इसके अलावा फिर मेड्स होती हैं हमारे पास, मदर मेड्स होती हैं। घर में हर जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, एंट्रेंस से लेके हर रूम के अंदर, जो मेरे फ़ोन में भी होते हैं और हमारे हेड ऑफिस में भी हर वक्त मॉनिटर किए जा रहे होते हैं। ऑब्वियसली बच्चों का मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला है। सोफिया साहिबा, वक्त कम है, बहुत सारे सवालात हैं, हम बस जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि डोनेशंस के हवाले से अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहती हैं, कोई भी जाते जाते मैसेज देना चाहती हैं हमारे व्यूअर्स को, तो प्लीज़ गो अहेड। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, हम लोग अपने लिए जीते हैं। अगर हम थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी ज़िंदगी में दूसरों की हेल्प कर दें, दूसरों के काम आ जाएं, तो आप यकीन करें अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इतनी आसानियाँ पैदा कर देते हैं आपकी औलाद के लिए, आपके अपने लिए, कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ कहाँ से आ रही हैं और आपके मसले कैसे ख़त्म हो रहे हैं। और मैं और महबूब हमेशा यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने देखने वालों से, जो लोग आपके रेफरेंस से हमें देख रहे हैं, कि हमें आप एक दफ़ा प्लीज़ विज़िट करें, पहले आए, आके देखें, विजिट करें, उसके बाद आप हमें डोनेट करें। और डे 1 से ही हम लोग ये बात कर रहे हैं, शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जो ये कहती है कि आप कोई भी आए और आके हमारा ऑडिट कर ले। बहुत अच्छी बात, ट्रांसपेरेंसी जहाँ पर होती है ना, वहाँ पर लोग इनवाइट भी करते हैं और बहुत सारे लोग आपको विजिट करते भी रहते हैं, वीडियोस भी देखते रहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त काम आप कर रही हैं, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही हैं और बहुत ही नेक काम है आपका। अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकत डालें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ सुनो पाकिस्तान। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन, मुझे और अजीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।